बिल्कुल, और संभल की जानकारी आपको दे दें, जहां पर देखिए हिंसा के बाद जो एक्शन है वो अब लगातार तेज हो गया है और योगी का हंटर भी चलना शुरू हो गया है दंगाइयों पर। आपको बता दें कि एक्शन तेज तो हुआ है, लेकिन अब इनाम राशि रखने की भी तैयारी है। इसके साथ साथ जो संवेदनशील इलाका है, जामा मस्जिद के आसपास का जो इलाका है, वहां पर बाकायदे सर्च अभियान चलाया जा रहा है। कई ऐसे मकान है जहां ताले लटके हुए हैं, अब उन्हें भी चिन्हित करके उसको लेकर के भी कार्रवाई की तैयारी है। किस तरीके से आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। संभल हिंसा के बाद पुलिस की सख्ती, फरार दंगाइयों पर होगा इनाम घोषित। दंगाइयों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम, नकाबपोश बवालियों की पहचान बनी चुनौती। संभल में 24 नवंबर को हुए हिंसा के बाद दंगाइयों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। अब तक पुलिस ने 40 दंगाइयों को पकड़कर जेल भेज दिया है, लेकिन अभी भी कई दंगाई पुलिस के रडार से दूर है। संभल हिंसा का कोई भी आरोपी बचेगा नहीं। हिंसा में शामिल सभी दंगाइयों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। एसपी के विश्नोई ने फरार अपराधियों के ऊपर इनाम की घोषणा का ऐलान किया है। अभी तक कुल 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 93 लोगों को के नाम है जो प्रकाश में आए हैं। उन सबके यहाँ पे समय समय पे दबिश दी जा रही है, लेकिन अभी वर्तमान में सभी लोग अपना घर छोड़ के भगे हुए हैं। लेकिन पुलिस द्वारा जल्दी उन सब पे इनाम भी डिक्लेयर करवाया जाएगा और उनको हर एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम बना के उनकी गिरफ्तारी करने के जल्द प्रयास किया। संभल हिंसा मामले में अब तक 40 दंगाइयों को पकड़कर जेल भेजा गया है, जबकि 93 लोगों की पहचान की जा चुकी है। 400 से अधिक लोगों के फोटो जारी किए गए हैं। इस मामले में अब तक 7 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक सभी आरोपी अपना घर छोड़कर भाग गए हैं। ऐसे में इन फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने इनके ऊपर इनाम घोषित किया है। फरार अपराधियों को पकड़ने के लिए स्पेशल टीम गठित की गई है। पुलिस मुखबिरों के जरिए इन नकाबपोश की पहचान कराने में लगी है, लेकिन इनकी पहचान कराने में मुखबिर भी असफल हो रहे हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि जब मुखबिर ही पहचान नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ये पत्थरबाज दूसरे इलाके या फिर दूसरे जिले के तो नहीं थे? क्या संभल में हिंसा के लिए बाहर से दंगाई बुलाए गए थे? ये वो बड़ा सवाल है जो संभल हिंसा के बाद पुलिस को मिले गुमनाम खत से उठ रहा है। दरअसल पुलिस के हाथ एक गुमनाम चिट्ठी लगी है, जिसमें संभल हिंसा को लेकर तमाम खुलासे किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक गुमनाम चिट्ठी में 24 नवंबर को हुई हिंसा में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के हापुड़ से 20 से 25 युवक एक पिकअप वाहन में सवार होकर संभल के लिए रवाना हुए थे। ये सभी लोग 23 नवंबर की रात्रि को संभल पहुंचे और 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद सभी युवक वापस लौट गए थे। सर्वे के विरोध में हुई हिंसा के दौरान पथराव और गाड़ियों में आग लगाने के अलावा पुलिस टीम पर फायरिंग भी की गई थी। जांच में पुलिस को हिंसा में विदेशी कारतूस के इस्तेमाल होने का सुराग भी मिला। पुलिस तमाम एंगल से हिंसा की जांच कर रही है। पुलिस की सख्ती बता रही है कि दंगाइयों का शर्तिया इलाज तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, संभल में एक तरफ बिजली चोरी और इसके अलावा संभल में अवैध निर्माण को लेकर के एक्शन मोड में योगी की पुलिस नजर आ रही है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के एक सांसद है जियाउर रहमान बर्क, जिनके घर के बाहर बुलडोजर पहुंच चुका है। बुलडोजर ये क्यों पहुंचा है, सबसे बड़ा सवाल। बिल्कुल, और देखिए लगातार जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है और जांच के दायरे में अब कहा जा रहा है कि सपा सांसद का क्या बंगला भी आ जाएगा। और बड़ा सवाल इसलिए हम खड़ा कर रहे हैं कि क्या बुलडोजर एक्शन बंगले पर भी होने वाला है बर्क साहब के। सांसद बर्क के बंगले पर चलेगा बाबा का बुलडोजर। संभल हिंसा के बाद से यहां के सांसद जियाउर रहमान बर्क पुलिस प्रशासन के रडार पर हैं। हिंसा मामले में उनकी भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। ऐसे में अब उनकी पुरानी फाइलें खोली जा रही है। बताया जा रहा है कि अवैध संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। दरअसल पिछले 2 साल से बर्क के मकान का निर्माण कार्य चल रहा है। आरोप है कि यह निर्माण नियमों के अनुसार अवैध है
और जांच में पाया गया है कि बिना नक्शा पास करवाए ही बर्क साहब अपने मकान का निर्माण करवा रहे थे, जिसके बाद प्रशासन की ओर से धारा 10 रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 के तहत नोटिस सौंपा गया है, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या बर्क के मकान पर बुलडोजर चलेगा। उनके द्वारा उनके अधिवक्ता ने कल शाम को एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उन्होंने 1 माह का समय मांगा है जवाब देने के लिए। आगे जो एक्ट में प्रावधान है उसके तहत उनको द्वितीय नोटिस निर्गत की जाएगी, उसमें भी 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा। वहीं बर्क का दावा प्रशासन के दावे से अलग है। बर्क का कहना है कि ये प्रेशर बनाने के लिए है, हम इससे खौफजदा नहीं है, हम प्रशासन के आगे घुटने नहीं टेकेंगे, ये बदले की कार्रवाई है। वो तो मकान उन्हीं के नाम भी नहीं है, पहली फर्स्ट बात बताओ, उनके नाम नहीं है। और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, उसमें 15 दिन का टाइम ले लिया गया है और 15 दिन के बाद सब मालूम हो जाएगा। हमें हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया। इससे पहले बीते बुधवार को संभल में अवैध कब्जों और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर भी गरजा। अब बाबा के बुलडोजर के रडार पर बर्क की कथित अवैध संपत्ति है और दूसरे नोटिस के बाद सबको बर्क के खिलाफ बुलडोजर एक्शन का इंतजार भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर एक्शन तेज हो चुका है। जांच के दायरे में क्या अब बर्क साहब का बंगला भी आएगा? इस सवाल के जरिए हमने आपको दिखाया कि पूरी खबर क्या है। और चलिए बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे दंगाइयों को योगी संदेश की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो कि अपनी लय में जब भी आते हैं तब अपनी वाणी से वो जो विपक्ष है या फिर जो दूसरी तरफ लोग हैं उनकी बखिया उधेड़ देते हैं। किस तरीके से? बिल्कुल, देखिए मुंबई में वो पहुंचे और इस दौरान उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है आपको उस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। मुंबई में दिखा योगी का रौद्र रूप। विपक्षियों पर जमकर गरजे योगी। निशाने पर राहुल के साथ पूरा विपक्ष। दंगाइयों पर भी खुलकर बोले योगी। सीएम योगी आदित्यनाथ जब अपने फॉर्म में आते हैं तो सामने राहुल गांधी हो, पूरा विपक्ष हो या फिर दंगाइयों पर सवाल हो, वो चुन चुन कर सबका हिसाब करते हैं। मुंबई में हुए वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम 2024 में योगी आदित्यनाथ अपने पूरे लय में नजर आए। सीएम ने मंच से पहले दंगाइयों को साफ संदेश दिया कि उन्हें दंगाइयों का इलाज करना बेहतर तरीके से आता है। ये लोग नहीं चाहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर के से संबंधित विवाद का समाधान हो, और चूंकि मैं तो उत्तर प्रदेश में हूं, कहते थे, डराते थे, कहते थे अरे अयोध्या में कोई फैसला हो गया तो खून की नदियां बहेंगे। अबे हमने कहा फालतू बात करी, मच्छर नहीं मरने वाला है, दंगे फसाद की बात करते हो। क्या बात करते हो भाई? मैंने कहा ये हम लोग हैं और दंगा फसाद कैसे कंट्रोल किया जाता है हम लोग जानते हैं, उसकी केमिस्ट्री को जानते हैं। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के ज्ञान पर भी सवाल खड़े कर दिए। योगी ने कहा कि राहुल गांधी बहुत ज्ञानी है, उनका बस चलता तो वो भगवान वेदव्यास को भी बीजेपी या संघ से जोड़ देते। भगवान वेदव्यास वे किसी पार्टी से तो नहीं जुड़े थे, ऐसा भी नहीं कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से या भाजपा से जुड़े रहे होंगे। बस चलता तो राहुल गांधी बोल सकते थे, ये भी बोल देंगे क्योंकि बहुत ज्ञानी है, तो ये भी बोल देंगे कि उन्होंने इसलिए लिखा क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में ये बात सीखी होगी इसलिए बोल दिया। अपने भाषण में योगी आदित्यनाथ ने मुगल आक्रांताओं का भी जिक्र किया और कहा कि एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री हैं जो श्रमिकों के श्रम का सम्मान करके उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो शासक थे जो ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ काट देते थे।
तो मुंबई में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रौद्र रूप आपने देखा और एक बार फिर से अपने तल्ख अंदाज में वे कहते हुए नजर आए कि दंगाई जो है वो बिल्कुल भी बख्शे नहीं जाएंगे, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।